कि जब जब मुस्कुराहटों का जिक्र होता है, उन मुस्कुराहटों में कभी कभी लोग इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि मुस्कुराते मुस्कुराते कब तंज हो जाए वो उनकी समझ में नहीं आता। लेकिन एक ऐसे कलमकार को आपके बीच बुला रहा हूं, अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से, अपने कलाम से, अपनी हास्य व्यंग की कविताओं और रचनाओं से और अपनी छोटी छोटी छड़काओं के माध्यम से वो कवि आपके दिल के इतने करीब पहुंचेगा कि जो जो मामलात आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं उन्हें कैसे कविता बनाया जा सकता है, ये कमाल अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे। दैनिक जागरण जैसे बड़े अखबार के एडिटोरियल बोर्ड के एक बहुत ही जिम्मेदार शख्स, उर्दू मुशायरों और हिंदी कवि सम्मेलनों में बहुत ही यकसा महबूबियत के साथ सुने जाने वाले और मोहब्बतों की इन महफिलों में एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर लोगों को लोगों से जुड़ने का एक मौका देने वाले बड़े भाई डॉक्टर सुरेश अवस्थी जी को मैं यहां आवाज दे रहा हूं इस उम्मीद के साथ कि अब मुशायरे और कवि सम्मेलन की इस महफिल में जो थोड़ी सी थकावट मैं महसूस कर रहा हूं, इस थकावट को फिर से ताजगी में बदलने के लिए मेरे पास जनाब डॉक्टर सुरेश अवस्थी का नाम है। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो आए। कुकर बोला कढ़ाई से, तू तो तवे की साली है, अंदर से भी काली है और बाहर से भी काली है। कढ़ाई ने जवाब दिया कि अपने गोरे रंग पे तू इतना क्यों इतराता है, मैं काली हूं तो मुझे देख के सीटी क्यों बजाता है। हंसिए, मुस्कुराइए और इस्तकबाल कीजिए जनाब डॉक्टर सुरेश अवस्थी का। सबसे पहले मैं आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूं। मुझे हास्य और व्यंग की भूमिका के लिए खड़ा किया गया है। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ मुस्कुराहटें आपको बांट सकूं। सलमान खुर्शीद साहब सामने बैठे हैं, प्रमोद कृष्ण सामने मंच पे हैं और आप दोनों लोगों को ध्यान से देखें। दोनों के वस्त्र स्वच्छ और सफेद धवल हैं और मैं दावे से कह सकता हूं कि जैसे स्वच्छ धवल और श्वेत बाहर से दिख रहे हैं, ये दोनों शख्सियत अंदर से भी वैसे ही हैं। धन्यवाद। एक बात कहना चाहता हूं, बहुत अच्छा मंच चल रहा है। कोरोना काल के बाद जब थोड़ी सांस लेने को मिली सलमान साहब, तब से लेके अब तक ये 5वां मंच पढ़ रहा हूं। मैं एक बात बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, ये 5वां मंच है और ऐसे कहना चाहता हूं कि एक हाथ में गीता, दूसरे में कुरान, सिर पे बाइबिल और होठों पे गुरगंथ की पवित्र जबान रख के आपकी अदालत में खड़े होकर पूरे होशो हवास से शपथ पूर्वक ये कहता हूं कि इतने मंच पढ़े लेकिन इतना अच्छा कहीं नहीं सुना गया जितना अच्छा यहां सुना जा रहा है। अच्छी शायरी, अच्छी बातें भी। मुझे हास्य व्यंग करना है। व्यंग तो 2 पंक्तियों में भी हो जाता है। मैं पढ़ता हूं 2-2 पंक्तियां। 70 साल से ज्यादा हो गए हमको आजाद हुए। पंक्तियां सुनना 2-2 पंक्तियों में कि आजादी के अर्थ हमें कुछ ऐसे भागे, सन 1947 से चले थे, AK-47 तक आ गए। वाह, अभी आनंद नहीं आया? कुछ लोगों ने हाथ नहीं खोले, हाथ खोलना कि आजादी के अर्थ हमें कुछ ऐसे भागे, सन 1947 से चले थे, AK-47 तक आ गए। अभी आनंद नहीं है तो 2 पंक्तियां और सुनना कि आजादी के अर्थ हमें कुछ ऐसे भागे, महारानी लक्ष्मीबाई से चले थे, जलेबी बाई तक आ गए। वाह, क्या कहना। अब कुछ माहौल बना है और मैं दावा करता हूं जो पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं, माननीय प्रमोद कृष्ण जी, आप भी ध्यान से सुनना और सच्ची हो तो मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूं। और ये कहता हूं कि आजादी के अर्थ हमें कुछ ऐसे भागे, गांधी बापू से चले थे, आशाराम बापू तक आ गए। हास्य व्यंग कहीं से भी निकाला जा सकता है जी। बात बेटियों की चली, मंच बहुत गंभीर हो गया। बसर साहब, आपने निश्चित रूप से कहीं न कहीं भीतर से
गंभीर किया और आंसू निकालने का मन किया। पहले 4 पंक्तियां मेरी सुन लीजिए। बड़ा सवाल है समाज के सामने। सवाल यह है कि आखिर ऐसी स्थितियां बनती क्यों हैं कि 10 बजे फोन की घंटी अगर बज जाए दफ्तर में तो डर लगने लगे। एक काम करना है, पहले 4 पंक्तियां गंभीरता से सुन लीजिए। क्या करना है कि सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना। सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना, और स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नरक मत करना। वाह। सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना, और स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नरक मत करना। और चाहते हो जो सबके दिलों में जगह बने अपनी, तो भूल कर भी बेटा बेटी में फर्क मत करना। वाह वाह वाह। गलती यही शुरू होती है। तो भावना क्या होनी चाहिए? फिर 4 पंक्तियां सुनिएगा। क्या भावना होनी चाहिए? भावना ये होनी चाहिए कि रूह से रूह रूबरू नहीं होती। रूह से रूह रूबरू नहीं होती। फूल होते हैं, खुशबू नहीं होती। फूल होते हैं, खुशबू नहीं होती। वो घर नहीं जंगल जिसमें बेटी या बहू नहीं होती। वाह वाह वाह। लेकिन दोस्तों, बेटियां ऐसा नहीं है। बेटियां अब रास्ता निकाल लेती हैं संकट में भी। मैं बताता हूं आपको, हमारे कानपुर के एक कॉलेज में एक प्रिंसिपल मैडम बहुत सख्त। कोई भी स्टूडेंट लड़की छुट्टी मांगने जाए, बोले छुट्टी नहीं मिलेगी, पहले सवालों का जवाब दो। सवालों में उलझाया और छुट्टी कैंसिल। आपके फरकाबाद की एक लड़कियां कैसे रास्ता निकालती, आनंद लेना। गई प्रिंसिपल मैडम के पास, बोले मैडम 10 दिन की छुट्टी दे दीजिए। मैडम ने वही फार्मूला निकाला, मिलेगी छुट्टी मिलेगी, लेकिन सवाल का जवाब देना पड़ेगा। लड़की फरकाबाद की, बोले मैडम पूछिए। बड़ा अजीब सवाल पूछा। अच्छा बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? हमको भी नहीं पता, लेकिन फरकाबाद की बेटी ने जो जवाब दिया, अगर जवाब आपको सच्चा अच्छा लगे तो फिर तालियां बजा के बताना मुझे। प्रिंसिपल मैडम ने पूछा, बता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बेटी बोली, मैडम हो सकता है कटप्पा बाहुबली से छुट्टी लेने गया हो और बाहुबली ने छुट्टी देने से मना कर दिया हो। रास्ता निकलता है अगर बेटियों को रास्ता निकालने का मौका दिया जाए तो। हमने खुद अपने घर में जी हमने खुद अपने घर में महसूस किया। आप सुनना, आनंद लेना कि पत्नी से झगड़े के बाद हमने अपनी बेटी की पीठ थपथपाई। मैंने, शाबाश बेटी, जब भी तेरी मम्मी से मेरा झगड़ा होता है मुझे तुझ पे नाज है कि तू हमेशा मेरे पक्ष में खड़ा होता है। जब भी तेरी मम्मी से कहीं लड़ाई होती है मुझे तुझे पे नाज है कि तू हमेशा मेरे पक्ष में खड़ी होती है। बोली, पापा ये लो अपनी उपजा संभालो, बेमतलब का भ्रम मत पालो। अगर मैं तो मानती हूं अपनी टीचर जी का कहना, उन्होंने मुझे समझाया है कि संकट में हमेशा दलितों, कुचलों, पिछड़ों और सताए हुए लोगों के साथ रहना। और तो छोड़ो, बेटे तक जवाब दे देते हैं। दफ्तर से लौट के जैसे ही मैं अपने घर आया, बेटे को कंप्यूटर पर उल्टा सीधा तो मैंने उसे बहुत जोर से हड़काया। वो डरने के बजाय मुस्कुराया। मैंने उसे हड़काया, वो डरने के बजाय मुस्कुराया। तो मैंने उसे गुस्से में इडियट, नॉनसेंस, गधा कह के बुलाया। नहीं कहना चाहिए। 21वीं सदी के बच्चे जवाब दे देते हैं तो हम जैसे लोग लाजवाब हो जाते हैं। तो मैंने उसे हड़काया, डरने के बजाय मुस्कुराया। तो मैंने उसे गुस्से में इडियट, नॉनसेंस, गधा कह के बुलाया। तो बेटा बोला, पापा आप अपनी औकात में रहा करें। बोला, पापा आप अपनी औकात में रहा करें, हमें गधा नहीं गधे की औलाद कहा करें। जवाब मिलते हैं। लेकिन साहब ये मंच इतना अच्छा मंच है, मुझे लगता है कि हास्य और व्यंग की मुस्कुराहटों के साथ हम कुछ वो बातें भी कर लें जिसलिए ये मंच सजाया गया है। कौमी एकता। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, गंभीरता से सुनने वाली बात है कि ये देश मैं से चलने वाला नहीं है।
ये देश तू से भी चलने वाला नहीं है। मैं और तू होगी तो तू मैं होगी। ये देश हम से चलेगा। हम में हाँ हिंदू है, माँ मुसलमान है। जब दोनों मिलेंगे तो ताकत बनेगी तो देश चलेगा। एक कल्पना कीजिए, उठाइए एक सफेद कागज, ना हिंदी में ना उर्दू में, दुनिया की सर्वाधिक प्रसारित भाषा अंग्रेजी में लिखिए रमजान, और ध्यान से देखिए ये रमजान आपको राम से शुरू होता नजर आएगा। उतनी मोहब्बत के साथ नीचे लिखिए दिवाली, और आप ये देखिए कि ये दिवाली आपको अली पर खत्म होती नजर आएगी। तो कहता हूं कि दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान। दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान। कितना सुंदर देश है अपना हिंदुस्तान, कितना सुंदर देश है अपना हिंदुस्तान। और सलमान साहब, मैं आपको बधाई देता हूं, आज आपने मंच भी इसी तरह का सजाया है। आप चाहे मंच के नीचे देखें चाहे ऊपर। एक दृश्य दिखाता हूं, ऊपर देखना। प्रमोद कृष्ण जी, माजिद देवबंदी एक साथ, न कोई उदास है न कोई अनमना है। दृश्य नीचे देखिए, सलमान साहब और अशोक यादव एक साथ, न कोई उदास है न कोई अनमना है। सच बात तो यह है कि हिंदुस्तान इन्हीं दोनों से बना है। ऐसे हिंदुस्तान बनता है। मैं व्यंग का कवि हूं, एक दो छोटे छोटे व्यंग सुनाता हूं। ये धर्म के नाम पर जो बंटवारा शुरू हो गया, धर्म के नाम पर जो झगड़े कराए जाने लगे, इससे धर्म बहुत परेशान है। अब व्यंग को गंभीरता से सुनना और दूर तक की बात थोड़ा गहराई से जाके सुनना। कि पन्नों में छपे, स्वागत है। पन्नों में छपे धर्म ने अक्षर से पूछा। श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, पाक पुराण शरीफ, बाइबल, सब पन्नों में। हम धारण करें माने तो फिर धर्म, नहीं तो दुकानें भी खुल गई हैं, क्षमा करना राजनीति भी शुरू हो गई है। अब धर्म क्या स्थिति है सुनना। कि पन्नों में छपे धर्म ने अक्षर से पूछा कि अनुमति हो तो बाहर घुमाऊं। अरे वाह, अनुमति हो तो बाहर घुमाऊं। वाह 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 वाह। पन्नों में छपे धर्म ने अक्षर से पूछा, अनुमति हो तो बाहर घुमाऊं। अपने तथाकथित घरों यानी कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के चौखटों को चूमाऊं। तो अक्षर बोला चुप बैठ, बाहर जाएगा तो भीड़ में खो जाएगा। लोग सत्ता पाने के लिए करवाएंगे दंगे, बदनाम तू हो जाएगा। वाह 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 वाह, थैंक यू, सैल्यूट। लोग सत्ता पाने के लिए करवाएंगे दंगे, बदनाम तू हो जाएगा। तब से धर्म अपनी ही सुरक्षा में कुछ अधिक ही मुस्तैद है। चुपचाप सांस रोके किताबों में कैद है, किताबों में कैद है, किताबों में कैद है। मुझे राष्ट्रपति सम्मान मिला। 5 दिन राजभवन का मेहमान रहा, बहुत खुश था। उन्हीं दिनों सब जानते हैं मैंने हिंदी साहित्य में पीएचडी की, तो मैं डॉक्टर सुरेश अवस्थी हो गया। घर वालों ने बड़ी शान से बाहर एक नेम प्लेट लगा दी, राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त डॉक्टर सुरेश अवस्थी। नेम प्लेट लगी, मुसीबत शुरू। रात में 2:30 बजे घंटी बजी। एक पुलिस वाले सज्जन खड़े थे, यहाँ पुलिस वाले हो तो उनसे भी मैं मांगता हूं सुनिएगा, महीन व्यंग सुनना पुलिस पर। एक पुलिस वाले सज्जन खड़े थे, बोले डॉक्टर साहब कुत्ते ने काट लिया दवा। मैंने कहा यार पुलिस में हो फिर भी कुत्ते ने काट लिया। हंसने वाली बात ये नहीं, हंसने वाली बात अगली पकड़ लेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। बोले कुत्ते ने काट लिया दवा। मैंने यार पुलिस में हो फिर भी कुत्ते ने काट लिया। बोला उस समय वर्दी नहीं पहने था ना, ये होता जलवा। अब की घंटी बजी तो इस सर्वेश अस्थाना जैसा नौजवान खड़ा था। बोले डॉक्टर साहब एक्सरसाइज में आंखें खराब हो गई, कोई दवा। मैंने एक्सरसाइज मत करो। बोलो मैं थोड़ी करता हूं, पड़ोसन करती है। लगे हो मुन्ना भाई। अब की घंटी बजी तो एक बुजुर्ग सज्जन खड़े थे, ये हिंदी का डॉक्टर। ये लीजिए। ओहो, इनको भी दवाई चाहिए। क्या बात है।
मैं फरकाबाद को किन शब्दों में धन्यवाद दूं, मालामाल कर दिया आपने। अब की घंटी बजी, एक बुजुर्ग सज्जन खड़े थे, अजीब बीमारी लाए, लेकिन हिंदी के डॉक्टर ने इलाज बताया। बोले डॉक्टर साहब दूर का कम दिखाई पड़ता, कोई दवा। मैंने लगाइए, वो क्या दिखाई पड़ रहा है? बोले बेटा सूरज। मैंने और कितना दूर का देखोगे? हम बुजुर्गों पे तंज करके आपको हंसा दें, ये कविता नहीं होती। 4 पंक्तियां सुनना, नौजवान पीढ़ी बैठी साथ ले जाना, गंभीरता से सुनना। और ये कहता हूं 4 पंक्तियां कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना, अपनी ख्वाहिश की परिंदे पे निशाना रखना, और जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। वाह वाह वाह। जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना, और घर को होटल की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। और वो इसलिए कहते हैं कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते, हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। वाह वाह वाह। लेकिन साहब यहां तो घंटी बज गई थी। फिर घंटी बजी तो सलमान साहब हमारे मोहल्ले के एक भ्रष्ट नेताजी खड़े थे। ओहो, मोहल्ले की बात कर रहा हूं। बीमारी लेके आए, हमने इलाज बताया, इलाज अच्छा लगे तो फिर जो आप थके हुए लोग हैं थोड़ा सा बताना मुझे कि नाम के आगे डॉक्टर लिखा देखकर मोहल्ले के भ्रष्ट नेताजी गच्चा खा गए। सुबह सुबह इलाज कराने हमारे घर आ गए। बोले जब से कुर्सी पाई है भूख जाने का नाम ही नहीं ले रही है। वाह, तालियां बनती हैं। बोले जब से कुर्सी पाई है भूख जाने का नाम ही नहीं ले रही है। इतना खाया और खाओ का संदेश दे गई है। पता नहीं पेट में क्या चल रहा है। खपला, टीएलसी, डीएलसी, ईसीजी जांच करा ली, कुछ नहीं निकला। अब इलाज सुनिएगा, आपके भरोसे बताया। बोले पता नहीं पेट में क्या चल रहा, घपला, टीएलसी, डीएलसी, ईसीजी जांच करा ली, कुछ नहीं निकला। मैंने कहा नेताजी चिंता मत कीजिए, ये डॉक्टर बिल्कुल सही उपाय बताएगा। एक बार सीबीआई जांच करा लो, सब कुछ निकल आएगा। ये जिनकी जांच हुई बहुत कुछ निकला, लेकिन ये भ्रष्टाचार आता कहां से है? एक टिप्पणी सुनना, सच्ची लगे तो बताना, ये भ्रष्टाचार कहां से आता है? मैंने बड़ी गंभीरता से कहा कि ये भ्रष्टाचार किसी गरीब की अंगीठी का धुआं नहीं है। आप गरीब को भी जानते हैं, उसकी अंगीठी को भी जानते हैं, उसके धुएं को भी जानते हैं। ये भ्रष्टाचार किसी गरीब की अंगीठी का धुआं नहीं है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ये तो एक झरना है जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है और फिर जड़ों में भी फैल जाता है, चलिए अंतिम व्यंग पढ़ के अपना स्थान लेता हूं, समय की सीमा है जी, मेरा समय पूरा। कभी कभी व्यंग अजीब स्थितियों से निकलता है। एक दुकान पर गया कैंची लेने, दुकानदार से कहा कैंची दे दो। बस यहीं से एक व्यंग निकला, मंच का ध्यान चाहूंगा। स्वागत है, स्वागत है। मैंने दुकानदार से कहा कि अच्छी सी कैंची दिखाइए। वो बोला किस काम के लिए चाहिए पहले ये तो बताइए। मैंने काम क्या, कैंची से कहीं कोई खिचड़ी पकाई जाती है? कैंची तो कैंची सिर्फ काटने का काम आती है। तो दुकानदार बोला भाई साहब आप बिल्कुल ठीक फरमाते हैं, लेकिन काम के आधार पर कैंची के आकार प्रकार बदल जाते हैं जी। लेकिन काम के आधार पर कैंची के आकार प्रकार बदल जाते हैं। मसलन ये छोटी सी कैंची दाढ़ी मूछे छाटने के काम आती है, उससे बड़ी ये कैंची झबरीले बाल काटने के काम आती है, उससे बड़ी इस कैंची से टेलर अपने ग्राहकों की जेबें और गला काटता है। वाह, उससे बड़ी इस कैंची से टेलर अपने ग्राहकों की जेबें और गला काटता है, और उससे बड़ी इस कैंची से माली बेतरतीब फैली डालियों को छांटता है। वाह,
और उससे बड़ी इस कैंची से माली बेतरतीब फैली डालियों को छांटता है। बोला भाई साहब इसके अलावा भी होती एक कैंची, इसके अलावा भी होती है कैंची जो इस देश के वीआईपी की शान को बढ़ाती है। चांदी सी चमचमाती छोटी सी ये कैंची सिर्फ उद्घाटन का फीता काटने के काम आती है। वाह 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 वाह। चांदी सी चमचमाती छोटी सी कैंची सिर्फ उद्घाटन का फीता काटने के काम आती है। दुकानदार बोला भाई साहब इसके अलावा भी होती एक कैंची। गंभीरता से सुनने वाली बात है। बोला इसके अलावा भी होती एक कैंची जो इस देश के कुछ नेताओं और धर्म गुरुओं की जुबान पर रहती है। जनता इसे कैंची नहीं, कहीं वोट, कहीं राजनीति, कहीं जाति तो कहीं धर्म कहती है। वाह 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 वाह। देव कर दी ताली बजाने में। वाह। धर्म कहती है इसी कैंची से विरोधियों की सेहत को छांटा जाता है और इसी कैंची से आदमी को बांटा जाता है। वाह वाह वाह। इसी कैंची से आदमी को बांटा जाता है। अंतिम पंक्तियां सुनिए। मैंने कहा दुकानदार अब कैंचियों के बारे में ज्यादा मत बता, इस कैंची को भी काटने वाली कोई कैंची हो तो दिखा। इस कैंची को भी काटने वाली कोई कैंची हो तो दिखा। दुकानदार बोला भाई साहब ऐसी कैंची के बारे में मुझसे कुछ मत बोलिए। ऐसी कैंची तो 70 साल से सुस्त पड़ी देश की जनता की मुट्ठियों में बंद है। हो सके तो एक बार जनता को जगाइए, उसकी मुट्ठियां टटोलिए, उसकी मुट्ठियां टटोलिए। और चलते चलते ये दो पंक्तियां कि जैसे हो वैसे दिखो, पहनो नहीं नकाब। क्या कहना? जैसे हो वैसे दिखो, पहनो नहीं नकाब। कांटों का भी घर मिले, बनकर खिलो गुलाब, बनकर खिलो गुलाब। बहुत बहुत शुक्रिया। एक कैंची जो इस देश के वीआईपी की शान को बढ़ाती है। चांदी सी चमचमाती छोटी सी ये कैंची सिर्फ उद्घाटन का फीता काटने के काम आती है। वाह 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 वाह। चांदी सी चमचमाती छोटी सी कैंची सिर्फ उद्घाटन का फीता काटने के काम आती है। दुकानदार बोला भाई साहब इसके अलावा भी होती एक कैंची। गंभीरता से सुनने वाली बात है। बोला इसके अलावा भी होती एक कैंची जो इस देश के कुछ नेताओं और धर्म गुरुओं की जुबान पर रहती है। जनता इसे कैंची नहीं, कहीं वोट, कहीं राजनीति, कहीं जाति तो कहीं धर्म कहती है। वाह 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 वाह। देव कर दी ताली बजाने में। वाह। धर्म कहती है इसी कैंची से विरोधियों की सेहत को छांटा जाता है और इसी कैंची से आदमी को बांटा जाता है। वाह वाह वाह। इसी कैंची से आदमी को बांटा जाता है। अंतिम पंक्तियां सुनिए। मैंने कहा दुकानदार अब कैंचियों के बारे में ज्यादा मत बता, इस कैंची को भी काटने वाली कोई कैंची हो तो दिखा। इस कैंची को भी काटने वाली कोई कैंची हो तो दिखा। दुकानदार बोला भाई साहब ऐसी कैंची के बारे में मुझसे कुछ मत बोलिए। ऐसी कैंची तो 70 साल से सुस्त पड़ी देश की जनता की मुट्ठियों में बंद है। हो सके तो एक बार जनता को जगाइए, उसकी मुट्ठियां टटोलिए, उसकी मुट्ठियां टटोलिए। और चलते चलते ये दो पंक्तियां कि जैसे हो वैसे दिखो, पहनो नहीं नकाब। क्या कहना? जैसे हो वैसे दिखो, पहनो नहीं नकाब। कांटों का भी घर मिले, बनकर खिलो गुलाब, बनकर खिलो गुलाब। बहुत बहुत शुक्रिया।